नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार पर विपक्ष के करारे वार की, मुश्किल में फंसे चुनाव आयोग की। जानेंगे राजा रघुवंशी मामले में पुलिस ने कैसे सुलझाई गुत्थी। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा नीतीश नहीं देंगे जवाब। देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बंद की कार्रवाई। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टरों के विरोध के बाद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने डॉक्टर से मांगी माफी, निलंबन लिया वापस। डॉक्टर से बदसलूकी का है मामला। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को मिली डबल जिम्मेदारी, सेना में बढ़ा कद, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए। मुंबई में हुआ बड़ा हादसा, ट्रेन से गिरकर 5 लोगों की गई जान। आदित्य ठाकरे बोले रेल मंत्री अब रील मंत्री बन चुके हैं। शेयर बाजार में तेजी, 256 अंकों की तेजी के साथ 82,445 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 100 अंकों की तेजी के साथ 25,103 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए हैं। इन 11 साल में मोदी सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पा रही है, बल्कि पुरानी सरकारों की कमियां गिना रही है, जिसे लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे सवाल कर दिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होते ही कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन जनता क्या सुनना चाहती है इससे मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं, बल्कि सरकार तो जनता के सवालों से भागती रहती है। इसी को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। जब कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे और सरकार घिरी, तो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के बजाय हर बार की तरह बीजेपी की पूरी टोली पीएम मोदी के बचाव में उतर आई और उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय कांग्रेस पर हमला बोला। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटबंदी के दौरान लगी लंबी लंबी लाइनों को भी सही ठहरा दिया। उन्होंने कहा, लोग मोदी के समर्थन में लाइनों में लगे थे। अब जेपी नड्डा के बयान पर भी बवाल मच गया है। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे उठाती है। विपक्ष मोदी सरकार को घिर रहा है। रोजगार से लेकर महंगाई और जीडीपी, हर मुद्दे पर सवाल हो रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से भी पूछे जा रहे हैं। बीजेपी उन सवालों का जवाब तो नहीं दे रही है जो उससे पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को अपने इशारों पर चलाने के आरोप लग रहे हैं और अब इस बहस में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी उलझ गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी समेत फडणवीस सरकार को निशाने पर ले लिया। राउत ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग ने अपने चेहरे से धूल पोंछने और अपनी कार्य प्रणाली के बारे में संदेह दूर करने का ठेका भाजपा को दे दिया है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे हैं, भाजपा से नहीं। देवेंद्र फडणवीस को जवाब क्यों देना चाहिए? दरअसल चुनाव आयोग को लेकर ये बहस महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में धांधली पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद से शुरू हुई है। जहां विपक्षी दलों ने राहुल का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करने का आरोप लगा दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जनता के जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं और हार के लिए दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, जिस पर अब संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि इस लेख में कांग्रेस सांसद ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी के लेख ने दुनिया के उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए राहुल गांधी के इस लेख ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब ऐसे में सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग सवालों में है, तो बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मैच फिक्सिंग की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच पिछले 17 दिनों से देश में सबसे ज्यादा चर्चित जो मुद्दा रहा है वो था इंदौर के राजा रघुवंशी का मेघालय से गायब होने का। बाद में खबर मिली कि उनकी जान ले ली गई और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इंदौर की सोनम जो 24 मई को अचानक मेघालय से लापता हुई, वो अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई है। लेकिन इन 17 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थी, जहां दोनों अचानक गायब हो गए। बाद में राजा की बॉडी 2 जून को वेई साप डोंग झरने के पास गहरी खाई में मिली। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई, लेकिन सोनम को कुछ पता नहीं चला। दावे किए गए कि उसका किडनैप किया गया है, लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। सोनम जिंदा मिल गई है। गाजीपुर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को निर्दोष बताया। दावा किया कि उसे किडनैप किया गया था। गाजीपुर में फेंक कर अपहरणकर्ता फरार हो गए, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। मेघालय डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति को धोखा दिया और उसके नाम की सुपारी दी। भाड़े के लोगों ने राजा की जान ले ली। इस बीच राजा की पीएम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें उसके सिर पर धारदार हथियार से हमले की बात बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, जिसे सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। दरअसल मेघालय पुलिस को शुरुआत से ही सोनम पर शक बना हुआ था और इसका कारण था कि वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में बनी हुई थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने परिवार को फोन किया था, ये सच है। लेकिन ये सब तब हुआ जब हमने राजा की जान लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सोनम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो खुद को सरेंडर कर दे। मेघालय में ईस्ट खासी हिल के एसपी विवेक सईम ने कहा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें पहला आरोपी 19 साल का आकाश राजपूत है, जो ललितपुर का रहने वाला है। दूसरा 22 साल का विशाल चौहान है, जो इंदौर से है, और तीसरा 20 साल का राज कुशवाहा है, वो भी इंदौर का रहने वाला है। एक दिन पहले सोनम रघुवंशी गाजीपुर में थी। हमने आरोपी को सागर जिले से गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 23 मई को वारदात को अंजाम दिया और फिर निकल गए। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगाने के आरोप लग रहे हैं। मामले में बड़े राज सामने आ रहे हैं। सोनम की तरफ से पुलिस को कहानियां सुनाई जा रही हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि जल्द ही सोनम हर बात सच बताएगी। तो बिहार की सियासत में भी विपक्ष एनडीए सरकार से सवाल कर रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे सवालों का जवाब सीएम नीतीश के पास नहीं है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रही हैं। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार की नीतीश सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं और वो आरक्षण के मुद्दे को उठा रही हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, क्या नीतीश जी मेरे पत्र का जवाब इसलिए नहीं दिए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है, अथवा वो आदतन ऐसा करते हैं या अधिकारी उन्हें पत्र दिखाते नहीं है। सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ऐसे दल जिनके बलबूते मोदी सरकार चल रही है, वो हमारी सरकार द्वारा बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में असफल क्यों हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के इस हकमारी के खिलाफ आरक्षण पर मुंह खोलना चाहिए। सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति नहीं होती है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री से ये सब लोग इस छोटी सी मांग को भी पूरा नहीं करा सकते हैं तो इनका अपनी राजनीति और ऐसे गठबंधन में रहना धिक्कार है। अगर नीतीश जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने इस विषय पर कुछ बोलने में असमर्थ है तो उन्हें विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, फिर देखिए कैसे हम इसे लागू कराते हैं। दरअसल इससे पहले तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वंचित वर्गों के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 85% करने की मांग की थी। इस पत्र का जवाब जब नहीं मिला तो तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया और अपने पत्र का जवाब नहीं मिलने का कारण बताते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई दे रही है, जिसके चलते एनडीए की सरकार बैकफुट पर है। बिहार में 3 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में सभी की नजरें बिहार पर टिकी हुई हैं। तो नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ चल रही जांच पर भी टिकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक दी है।
तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ एक जांच शुरू करने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र मिलने के बाद ये योजना रोक दी गई। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जो पत्र सुप्रीम कोर्ट भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। राज्यसभा की डिमांड या सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है। दरअसल 13 फरवरी को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में कहा था कि इस मामले पर कार्रवाई करने का अधिकार संविधान के मुताबिक सिर्फ राज्यसभा के सभापति को है। अगर कोई घटना होती है तो ये मामला संसद और राष्ट्रपति के पास जाएगा। राज्यसभा के महासचिव को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को जानकारी देनी चाहिए। और अब जैसे ही राज्यसभा महासचिव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच कार्रवाई को रोक दिया है। बता दें कि जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में VHP के कार्यक्रम में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहाँ पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं हैं, वो सब बुरे भी नहीं हैं। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। जस्टिस शेखर यादव से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सफाई मांगी थी, माफी मांगने के आदेश दिए थे, लेकिन जब जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी तो महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन राज्यसभा सचिवालय के पत्र के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच प्रक्रिया रोक दी है। जस्टिस यादव पर एक समुदाय के खिलाफ बयान देने का आरोप था, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये तय हो गया है। तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि कानून तोड़ने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की होती है तो उनके ये दावे फीके पड़ जाते हैं। ताजा मामला कौशाम्बी का है, जहां रामबाबू तिवारी नामक शख्स ने अपनी जान दे दी। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर लिया है। सपा प्रमुख ने लंबी चौड़ी ट्वीट में बीजेपी पर समाज को बांटने और लड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि ध्यान से समझा जाए तो ये भाजपा की अंदर की राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है, जिसमें 2 या 2 से अधिक समाजों को आपस में भिड़वाकर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति अपना खेल खेल रही है, जिसका शिकार जनता हो रही है। दरअसल रामबाबू तिवारी के बेटे पर उनके पड़ोसी ने अपनी बेटी के शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस में मुकदमा दर्ज होने के बाद पिता ने जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब अखिलेश ने आरोप लगाया कि कौशाम्बी में 2 भाजपाई उप मुख्यमंत्री 2 समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने अपने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई, जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता है। इसीलिए पीछे से वो भी सक्रिय हो गए, जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है, और फिर इन ऊपर वालों की भी आपस में टकराहट है। इसीलिए केंद्र वाले कौशाम्बी की राजनीति करने वालों के साथ खड़े हैं। अखिलेश ने इस मामले में राज्य की योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष बीजेपी और शिखर बीजेपी के आपसी झगड़े के कारण हर वर्ग और समाज बीच में पिस रहा है। सच्चाई तो ये है कि समाज को बांटना और लड़ाना ही बीजेपी की पुरानी साजिशाना सियासत रही है। अब अखिलेश के इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है।
अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा तो मणिपुर को लेकर बीजेपी पहले से ही बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। राज्य में 2 साल से हिंसा चल रही है। पीएम मोदी पर विपक्ष हमला बोल रहा है कि वो मणिपुर क्यों नहीं जा रही हैं। इस बीच एक बार फिर राज्य के कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो क्यों भड़की मणिपुर में हिंसा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा उग्र हो गई है। मैतेई समुदाय काफी आक्रोश में नजर आ रहा है। बीती रात प्रदर्शनकारियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रात भर मशाल जुलूस निकाला। सरकारी इमारत को जला दिया गया और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। उनकी नाराजगी की वजह मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही प्रदेश की राजधानी इम्फाल में हिंसा भड़क गई, जिसके चलते प्रशासन ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों में कर्फ्यू लागू किया है। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इन तनावपूर्ण हालात के बीच हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स भी प्रभावित होने से आम लोगों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। पहले जैसी स्थिति नहीं रही। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यसभा सांसद लीसेम्बा सनाजाओबा दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे राज्य के मौजूदा हालात पर केंद्रीय नेताओं को जानकारी देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। आप जानते हैं कि 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुआ संघर्ष अब तक जारी है। इस हिंसा के चलते 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। अब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है। इसके बावजूद राज्य के हालात बेहतर होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार सवालों से घिरी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी की सेलिब्रेशन सरकार को सेलिब्रेशन मनाते मनाते 11 साल हो चुके हैं। इस 11 साल में उनके अनुसार सबसे ज्यादा तेज हमारी इकोनॉमी हो गई। धारा 370 हटा दी गई। उसके अलावा आतंकवाद पर सबसे कड़ा प्रहार हुआ है और सीज फायर। मैं किसकी बात करने लगा? नरेंद्र मोदी जी की बात करते करते ट्रंप की बात करने लगा। खैर, आप सब इन बातों को छोड़िए। 11 साल होने पर सेलिब्रेशन मनाइए और हाँ, सवाल मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।